जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी अशोक के बारे में। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य में आपका चंद्रगुप्त हो गया, बिंदुसार पढ़ा दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बाद अगला शासक मगध पे अगला शासक आते हैं सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुआ। और कुछ इसने धार्मिक कार्य किए जिससे इतिहास में इसको बहुत याद किया जाता है अशोक को। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा। और कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट आपको बताए जाएंगे क्योंकि वो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। या समझो मौर्य साम्राज्य में भी प्रश्न उठते हैं, बनाए जाते हैं पेपर में। अगर प्रश्न बनाए जाएंगे तो सम्राट अशोक से बनाए जाते हैं, अशोक से बनते हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ धार्मिक कार्य किए, कुछ मगध पे ऐसा कुछ कार्य किए, मां शासनादेश आदेश जारी किए, उसकी वजह से इसको याद किया जाता है इतिहास में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और वीडियो को अंत तक इसलिए कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि आखिरी क्लास तक इसके जो इसमें पॉइंट डिस्कस होंगे, इंड क्लास के इंड तक, लास्ट तक एग्जाम पॉइंट्स तक आपको डिस्कस किया जाएगा, ये आप समझिए। चलिए आते हैं, समय न लेते हुए बात करते हैं अशोक। अशोक का जो समय शासनकाल का 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक समय काल है इसका शासनकाल का। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, और माता का नाम एक सुभद्रांगी मिलता है। और एक कहते हैं कि श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका की सिंगली अनुश्रुति में इस अशोक की माता का नाम धर्मा भी मिलता है। तो ये था। इसके बाद पत्नी देवी या महादेवी, जो लिखा हो देवी या महादेवी, ये अशोक की पहली पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी। और इसी से महेंद्र और संघमित्रा का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था देवी से। अब बात करते हैं अशोक। देखिए सिंगली परंपरा के अनुसार, ये तो माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री हो गए, अशोक का एक बेसिक हो गया पर जीवन परिचय। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, और एक श्रीलंका में सिंगली अनुसूत के अनुसार एक माता का नाम इनकी धर्मा मिलता है। इसके बाद पत्नी देवी प्रथम पत्नी थी, देवी या महादेवी, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, ये हो गया इनका। इसके बाद सिंगली परंपरा के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ एक सिंगली परंपरा के अनुसार अशोक की पहली पत्नी जैसा बताया देवी या महादेवी, दोनों एक ही नाम। इसके बाद दिव्यावधान के अनुसार अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्रचिता मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्रचिता मिलता है। इसके बाद एक पत्नी का नाम आसंधिमित्रा है, जो अशोक की पटरानी थी, जो अशोक की पटरानी थी। फिर एक अन्य पत्नी का नाम मिलता है जो जिसका नाम पद्मावती होता है, और जिससे कुणाल का जन्म होता है, कुणाल का जन्म होता है, जिसके गर्भ से कुणाल का जन्म होता है। तो इससे पता चलता है, क्योंकि अशोक के बाद अगला शासक कुणाल हुआ था, अशोक के बाद अगला शासक उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था। तो इससे पता चलता है कि पद्मावती नाम की एक मतलब महिला अशोक की पत्नी थी। इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख में अशोक की एक रानी कारुबाकी का उल्लेख हुआ है, एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख हुआ है इस इलाहाबाद स्तंभ लेख में। और इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये एकमात्र रानी का उल्लेख हुआ है किस अभिलेख में, प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें अशोक की रानी कारुबाकी का उल्लेख हुआ है। तो ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। इसके बाद अशोक की उपाधियां या उपनाम क्या क्या है, देखिए। अशोक, अशोक नाम आपको मास्कीय अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख, उदगेलम अभिलेख, इन अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। इसके बाद अशोक वर्धन, आपको पुराणों में अशोक वर्धन का नाम मिलता है। इसके बाद अशोक मौर्य जूनागढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो उपाधियां उपनाम बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके अभी आईएएस और यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम और एसएससी एग्जाम में पॉइंट पूछे गए, वो पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अशोक जो है वो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदगेलम अभिलेख मिलता है। अशोक वर्धन पुराणों में मिलता है, पुराणों में अशोक को, अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में। इसका अशोक मौर्य आपका जूनागढ़ अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक मौर्य मिलता है। और ये कमेंट में बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया, हर क्लास में डिस्कस हुआ है। तो ये आप बताइएगा कमेंट में कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर स्थित है। इसके बाद देवानामप्रिय जो उपाधि है वो अशोक की राजकीय उपाधि थी। तो देवानामप्रिय उपाधि किसकी है, अशोक की उपाधि है, ये राजकीय उपाधि है। इसके बाद अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी मिलता है, अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी है। इसके बाद मगध का राजा
सम्राट अशोक, मगध का राजा सम्राट अशोक भाब्रू अभिलेख में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में क्या मिलता है? मगध का राजा क्या है? सम्राट अशोक है। ये आपका पीछे एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद एक इसकी उपाधि बौद्ध ग्रंथ सिंगली अनुश्रुति में इसको चंड अशोक कहा गया। चंड अशोक या चंडाशोक कहा गया। क्यों कहा गया आगे अभी डिस्कस करते हैं। यह समझिए चंडाशोक किसको कहा गया? अशोक को कहा गया। चंड अशोक या चंडाशोक, ज्यादातर चंडाशोक मिलेगा। चंडाशोक बौद्ध ग्रंथ किसमें कहा गया? बौद्ध ग्रंथ सिंगली अनुश्रुति में, सिंगली अनुश्रुति में कहा गया है। किसको? अशोक को चंडाशोक कहा गया। क्यों कहा गया आगे आप देखिए। बात करते हैं पहले प्रारंभिक जीवन। अब बात होगी अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का प्रारंभिक जीवन जो था, अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी वो आपको बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ये दिव्यावदान हो गया आपका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, और सिंगली अनुश्रुति। यहाँ ये सिंगली अनुश्रुति जैसे आपको शुरू से डिस्कस होता चला आ रहा है, सिंगली अनुश्रुति दिव्यावदान। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और सिंगली अनुश्रुति से अशोक के प्रारंभिक जीवन की संपूर्ण लगभग जानकारी मिलती है। इसके बाद राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैनी का, अवंती का वायसराय था। इसके बाद उज्जैन में जब ये वायसराय था तो जब ये उज्जैन जा रहा था तो मार्ग में एक व्यापारी से भेंट होती है और उस व्यापारी की बेटी या पुत्री देवी, जिसका नाम देवी या महादेवी था, उससे इसका प्रेम होता है, फिर विवाह होता है, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। ये था। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ महावंश में अशोक बौद्ध ग्रंथ महावंश में के अनुसार अशोक अपने भाइयों में सबसे क्रूर और अत्याचारी था। क्यों था? कैसे था? देखो, सिंहासन में बैठने से पहले अशोक ने सिंहासन में बैठने से पहले अशोक ने अपने सबसे छोटे भाई तिष्ट को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तिष्ट को, क्योंकि बताया जैसा कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा सुसीम और दूसरे नंबर पे अशोक और सबसे छोटा तिष्ट था। तो कहा जाता है कि किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक अपने भाइयों में सबसे क्रूर और अत्याचारी था, और सिंहासन में बैठने से पहले इसने अपने भाई सबसे छोटे भाई तिष्ट को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या की। और सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए मगध का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, जिसके कारण इसको चंडाशोक कहा गया। जिसके कारण अशोक को क्या नाम दिया गया? चंडाशोक, चंड अशोक या चंडाशोक नाम दिया गया, उपाधि दी गई थी, इसलिए दी गई थी। इसके बाद दूसरा प्रमाण ये होता है यहाँ पे राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। सिंहासन मगध का कब मिलता है? 273 ईसा पूर्व में। तो ये भी कहा जाता है कि 4 वर्षों तक उसने अपने सिंहासन पे जो भी मतलब रुकावट थी, जो प्रतिद्वंदी थे, जो अपने 99 भाइयों की हत्या करने में 4 वर्ष का उसने समय लगाया। जैसे यहाँ 4 वर्षों तक का समय जो था उसने अपने भाइयों और प्रतिद्वंदी का अंत करने में व्यतीत किया, इसलिए उसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है, 269 में होता है। सिंहासन 273 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है, लेकिन राज्याभिषेक राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में करता है। 4 वर्ष वो अपने भाइयों को विनाश करने में, उनका अंत करने में और प्रतिद्वंदियों का अंत करने में 4 वर्ष का समय लगाता है। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक को निर्विवाद रूप से मगध का सम्राट घोषित किया जाता है, मगध का सम्राट बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौन? राधागुप्त। मंत्री या प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से, मतलब जब अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर दी, सभी प्रतिद्वंदियों की हत्या कर दी, कोई बचा नहीं, सबका विनाश कर दिया, इसी कारण उसको क्रूर और अत्याचारी और चंडाशोक उपाधि दी गई थी। तो जब कोई प्रतिद्वंदी, कोई भाई उसका विरोध के लिए कोई बचा नहीं, तो कहा जाता है कि राधागुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से मगध का सम्राट, मगध का शासक बना था, मगध का राजा बना था। इसके बाद यहाँ पे अशोक का प्रधानमंत्री कौन? राधागुप्त। इसी तरह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य, और इसी प्रकार बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री प्रारंभ में बिंदुसार के चाणक्य थे, लेकिन प्रारंभ के बाद जब वो बिंदुसार 16 महाजनपदों का विजेता बन गया, इसके बाद उसने प्रधानमंत्री या मंत्री खल्लाटक को बनाया था, खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया था। तो बात करें आइए यहाँ पे, और अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त, राधागुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से मगध का सम्राट, मगध का शासक, मगध का राजा बना। इसके बाद कल्लड़ की राज तरंगड़ी, कल्लड़ की राज तरंगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। कल्लड़ की राज तरंगड़ी
जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। और कल्लड़ की राजतरंगिणी में बताया गया है कि अशोक शिव का उपासक था और कश्मीर में वितस्ता, जिसको झेलम नदी कहा जाता है, झेलम नदी का, जैसे झेलम नदी का युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध हुआ था, तो वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम का। तो कश्मीर के वितस्ता नदी, झेलम नदी के तट किनारे से एक श्रीनगर नाम के नगर का निर्माण करवाया था। और नेपाल में देवपतन या देवपाटन, जो समझिए, जो किताब में लिखा हो देवपतन या देवपाटन नाम के नगर का दो नगर बनाए थे। कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर और नेपाल में देवपतन या देवपाटन नाम के नगर का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने बताया? कल्लड़ की राजतरंगिणी में ये बताया गया है। इसके बाद अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से, जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा, अपनी जन, वहां की प्रजा को संबोधित किया है। इसके बाद अशोक को अभिलेख जारी करने की जो प्रेरणा थी वो डेरियस प्रथम से मिली थी। ये एग्जाम पॉइंट से आया। तो अशोक को अभिलेख जारी करने की जो प्रेरणा मिली थी वो डेरियस प्रथम से मिली थी। इसके बाद अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख में, अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख, जो अशोक द्वारा अभिलेख जारी किए थे, उस अभिलेख में एकमात्र रानी, अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख होता है। और किस अभिलेख में होता है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, प्रयाग स्तंभ लेख में होता है। और इस प्रयाग स्तंभ लेख में उसकी एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख होता है। और इसी इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख में उसके एक पुत्र तीवर का भी वर्णन किया गया, एक पुत्र तीवर का भी वर्णन किया गया। और इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से ये भी हाईलाइट होगा। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से ये अशोक शासनादेश और शिला, शासनादेश मतलब शासन के आदेशों को शिलाओं और चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम भारतीय शासक अशोक था। अपने शासनादेश को और अपनी प्रजा को संबोधित करने का माध्यम क्या बनाया? अभिलेख बनाया। और शासनादेशों को शिलाओं और चट्टानों पर उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम भारतीय शासक अशोक था, जिसको शिलालेख का जनक भी कहा जाता है। अशोक को शिलालेख का जनक भी कहा जाता है। और स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण शासनादेश स्तंभ लेख कहलाते थे। इसी प्रकार जैसे अब समझिए, जो अभिलेख थे वो तीन प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो ये आपके स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख हो गए। अब इसके बाद जब ये राज्याभिषेक इसका हो जाता है 269 ईसा पूर्व में, फिर यह कलिंग पर आक्रमण करता है। मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो था, जो इसके बारे में इतिहास में इसको जाना गया है, वो इसी पे जाने से एक विषय के कारण इसको जाना गया कि कलिंग पर इसने आक्रमण किया। और कलिंग के आक्रमण के बाद इसने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसके कारण इसको इतिहास में जाना गया है। इसी कारण इसमें इसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और इसने भी कुछ और, इसके बाद इस कलिंग के युद्ध के बाद इसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण इसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। तो बात करें आइए कलिंग पर आक्रमण। अशोक बताया कि शासन का समय उसका 273 ईसा पूर्व था, लेकिन 4 वर्ष अपने वो भाइयों की हत्या करता रहा, उसमें व्यस्त रहा। तो वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, मतलब राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। तिथि याद रखना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में। या ये दिखाओ राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद या राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व। 9वें वर्ष में तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग, उड़ीसा में था एक कलिंग, उस पर आक्रमण किया। इसके बाद कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, ज्ञात होता है कि उसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में उत्कीर्ण है कि कलिंग पर एक नंदराज नाम का कोई शासक था। उस जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई शासक था। और एक कहीं कहीं ये किसी में लिखा मिलेगा कि कलिंग पर, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तब वहां कलिंग का राजा खारवेल था, कलिंग का राजा खारवेल था। तो ये है, ये दो किंवदंती है, लेकिन प्रमाणित ये होती है हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ का है? कलिंग पे ही, कलिंग का ही ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में ये विवरण उत्कीर्ण है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग का राजा शासक कौन था? नंदराज नाम का कोई व्यक्ति शासक था वहां का। इसके बाद कलिंग को नंद वंश का शासक, कलिंग को अशोक से पहले, कलिंग को अशोक से पहले, जैसा कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया, बिंदुसार पढ़ाया था, उसमें आपको ये बताया था कि कलिंग पर ना चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर अधिकार किया था, ना बिंदुसार ने अधिकार किया था। तो ये कलिंग, ये जो कलिंग था, जो भी उड़ीसा में कलिंग प्रदेश जो था,
ये आपका मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो जब अशोक आया तब इसने 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और अशोक से पहले कलिंग पर नंद वंश का शासक महापद्म नंद ने उस पर आक्रमण करके उस पर जीत हासिल की थी, अधिकार किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था और उसको मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद नंद वंश के पतन के बाद कलिंग प्रदेश जो स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार ने इन लोगों ने कलिंग पर अधिकार का कोई मतलब उस पर प्रयास नहीं किया, अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। लेकिन अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद और कलिंग पर अधिकार किया और वहां का राजा खारवेल को पराजित किया। और कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर नंद राज नाम का कोई शासक व्यक्ति का था जो वहां का शासक था। और एक किसी किसी की बौद्ध ग्रंथ के किंवदंतियों में कहा जाता है कि कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया था तब वहां का राजा खारवेल था। तो ये दो नाम आते हैं, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? कोई सपना तो आया नहीं कि चलो भाई कलिंग पर आक्रमण क्यों, क्योंकि ना उसके पिता ने आक्रमण किया ना उसके दादा ने उस पर अधिकार किया। तो अशोक को लगा कि कलिंग, दो कारण है इसमें। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का जो निश्चय किया था उसके दो कारण थे। पहला कारण था पिलनी के अनुसार कलिंग जो था, पिलनी एक ये पिलनी इतिहासकार है, पिलनी के अनुसार कलिंग जो था वो एक व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि महत्वपूर्ण केंद्र था। और दक्षिण की तरफ व्यापार करने के लिए, दक्षिण भारत से व्यापार करने के लिए एक समुद्री मार्ग की आवश्यकता थी, जो समुद्री मार्ग कलिंग होकर जाता था। दक्षिण भारत से व्यापार करने के लिए जो समुद्री मार्ग का जो था वो कलिंग होकर जाता था। इसलिए कलिंग पर आक्रमण करने की, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना और व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से कलिंग पर अधिकार करना अशोक ने उचित समझा कि महत्वपूर्ण है उस पर, क्योंकि दक्षिण भारत से भी व्यापार करना है तो भी एक समुद्री मार्ग जो है वो कलिंग होकर जाता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग पर उस पर अधिकार, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी कलिंग पर अधिकार होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कारण, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कलिंग उस समय जब ये अशोक था और ये राजा थे तो कलिंग उस समय, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र में कि कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बहुत अधिक मात्रा में हाथी थे और बहुत हाथियों के कारण वो कलिंग जो प्रदेश था बहुत प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करना, कल इसके अशोक के मन में आया कि इन हाथियों को प्राप्त किया जाए और इसलिए उस पर आक्रमण किया जाए। तो इन हाथियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कलिंग पर उसने आक्रमण किया था। इसके बाद कलिंग पर आक्रमण हो गया। कलिंग का शासक जो भी था, चाहे वो नंदराज हो या खारवेल हो, उस पर अधिकार जीत हासिल की। भयंकर भीषण नरसंहार और कत्लेआम मचाया इसने, रक्तपात खूब हुआ। जब जीत हासिल हो गई तो उसने अशोक ने दो प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। अशोक ने दो प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला प्रशासनिक केंद्र उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी तोसली, ध्यान रखिएगा उत्तरी केंद्र, कलिंग को दो प्रशासनिक केंद्र में स्थापित किया। पहला उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़, दो प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, जिसकी उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली, दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। इसके बाद कलिंग के युद्ध में बताया भीषण नरसंहार और भयंकर रक्तपात हुआ। जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने इस पूर्व मतलब इतने भयंकर भीषण नरसंहार और रक्तपात मचाया था कि 1 लाख लोगों की अशोक ने हत्या की। और लगभग इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोगों का वध किया गया था, 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी और 1.5 लाख लोग, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। 1 लाख लोगों की हत्या, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। और भीषण नरसंहार और रक्तपात से को देखकर अशोक का हृदय जो था वो द्रवित हुआ और ग्लानि से भर गया, पश्चाताप से भर उठा, ग्लानि से भर गया, आत्मसात हुआ और हृदय द्रवित हुआ कि क्या एक एक प्रदेश को जीतने के लिए 1 लाख लोगों की हत्या, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाना क्या उचित है? तो उसके हृदय में एक ग्लानि सी आई, आत्मसात हुआ उसका हृदय और पश्चाताप से भर उठा। इसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इस कलिंग के युद्ध के बाद हुए, कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और भयंकर रक्तपात से उसका हृदय द्रवित हुआ, पश्चाताप से भर उठा, आत्मसात हुआ और इस ग्लानि के बाद उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और युद्ध नीति को अशोक ने सदा के लिए त्याग दिया और इस युद्ध नीति को त्याग कर उसने दिग्विजय की नीति का त्याग किया और क्या नीति अपनाई? धम्म नीति को अपनाया। बहुत इसको एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा।
किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, भयंकर रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय में ग्लानि, आत्मसात, पश्चाताप की भावना से भर उठा और उसने दिग्विजय की नीति को त्याग करके कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति को अपनाया था। दिग्विजय की नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया, मतलब युद्ध नीति को त्याग दिया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे? धम्म नीति को उसने अपनाया था। इसके बाद मगध का सम्राट बनने के बाद, जैसे बताया मगध का सम्राट अशोक बना। अशोक मगध का सम्राट बनने के बाद कलिंग का युद्ध जो था, कलिंग पर जो आक्रमण था, कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद बताया, जैसा कि बता रहा हूँ, उसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली, युद्ध नीति को त्याग दिया पूरी तरह। तो ये इसका कलिंग का युद्ध अंतिम युद्ध हुआ और मगध का सम्राट बनने के बाद इसका कलिंग पर युद्ध पहला युद्ध था और अंतिम युद्ध भी था। क्योंकि इस कलिंग के युद्ध के बाद उसने जीवन पर्यंत शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, युद्ध नीति का त्याग किया और दिग्विजय की नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। और इस कलिंग के युद्ध का पूरा विवरण आज के अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित किया गया है। अशोक के 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग पर हुए आक्रमण का या कलिंग पर हुई मतलब युद्ध के बारे में पूरी जानकारी देता है। कौन सा? 13वां शिलालेख। इसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र नीति, युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति अपनाया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म की तरफ इसका रुझान हुआ। बौद्ध धर्म की तरफ इसका अशोक का रुझान हुआ और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। मतलब दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी थी। ये दिव्यावदान के अनुसार, याद रखिएगा, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने किया था। लेकिन कहा जाता है कि पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में उसको दीक्षा, पूर्ण रूप से उसको बौद्धिक बनाने वाला, पूरी तरह से उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला, दीक्षा देने वाला जो बौद्ध भिक्षु था मोगलीपुत्र तिस्स था। मोगलीपुत्र तिस्स था। और जो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत का आयोजन हुआ था उसका भी अध्यक्ष यही थे, मोगलीपुत्र तिस्स। तो कहा जाता है पूरी तरह से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, दीक्षा दी थी मोगलीपुत्र तिस्स ने दी थी। इसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अशोक ने सर्वप्रथम, ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो और राजनीति हिंसा धर्म के विरुद्ध का पाठ पढ़ाया था। मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो और राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध इस तरह का पाठ पढ़ाया। और अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना उसका प्रमाण भाब्रू शिलालेख देता है। भाब्रू शिलालेख जो कि जयपुर में स्थित है वो अशोक का बौद्ध धर्म धर्मावलंबी होना, धर्मावलंबी मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने का प्रमाण देता है। कौन सा अभिलेख देता है? भाब्रू शिलालेख जो भी है आपका जयपुर में है। इसके बाद कलिंग विजय के बाद अशोक के शासनकाल में, कलिंग विजय के बाद अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगाल, दक्षिण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हुए। तो इसको एग्जाम पॉइंट से अशोक के दूसरे शिलालेख में अशोक के दक्षिण साम्राज्य की जो सीमा थी, अशोक के दूसरे शिलालेख में ये उल्लिखित किया गया है कि अशोक के जो दक्षिण साम्राज्य की सीमा में स्थित राज्य चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी का वर्णन किया गया। किसमें किया गया? दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य कौन? चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी का जो वर्णन है वो किसके? अशोक के दूसरे शिलालेख में, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, दूसरे शिलालेख में दक्षिण के साम्राज्य की जो सीमा पर स्थित, दक्षिण भारत के साम्राज्य की सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी राज्यों का वर्णन हुआ है। इसके बाद असम राज्य जो था, इसको एग्जाम पॉइंट से, ये आपका जो पूछा गया अशोक के दूसरे शिलालेख में अशोक के दक्षिण साम्राज्य, अशोक के जो साम्राज्य की जो सीमा थी दक्षिण भारत में स्थित सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी राज्य का वर्णन, ये आपका यूपी पीछे मेल से पूछा गया है। ये देखिए यहाँ मेंशन है। और असम राज्य अशोक के साम्राज्य से बाहर था। इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा कि अशोक के साम्राज्य से कौन सा प्रदेश बाहर था? मौर्य साम्राज्य से कौन सा प्रदेश बाहर था? अगर मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की पूछा जाए तो उसमें कलिंग और आपका ये असम और सुदूर दक्षिण प्रदेश, वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तरी कर्नाटक, मैसूर, श्रवणबेल, गोला तक की उसका राज्य था, सुदूर दक्षिण प्रदेश नहीं था। और उसी तरह असम और अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, लेकिन असम और सुदूर दक्षिण प्रदेश, पूरे दक्षिण प्रदेश में भी इसका अशोक का भी मतलब शासन नहीं था। ये मौर्य साम्राज्य से, अशोक के साम्राज्य से भी बाहर थे। कौन? असम और सुदूर दक्षिण प्रदेश।
मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार में तो कलिंग, सुदूर दक्षिण प्रदेश और असम तो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे ही, लेकिन अशोक ने कलिंग को जीत कर, आक्रमण करके उसको जीत लिया, मौर्य साम्राज्य में मिला है। लेकिन असम और सुदूर दक्षिण जो प्रदेश है वो अशोक के साम्राज्य से बाहर थे। और जो अशोक के साम्राज्य में दक्षिण साम्राज्य की जो सीमा थी, चोल, पांड्य और सातपुतिया, इनके पूरे दक्षिण साम्राज्य की सीमा पर स्थित राज्य थे। दक्षिण पे नहीं, पहले पॉइंट को समझिए, दक्षिण साम्राज्य की सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी का वर्णन मिलता है, ये उसके साम्राज्य में थे। किसमें? दूसरे शिलालेख में। ये आपका यूपी मेंस में पूछा गया था। इसके बाद अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है, और अशोक ने जो धम्म बताया आपको, यहाँ पे धम्म नीति को अपनाया, और अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सुत से ली गई है, राहुलोवाद सुत से ली गई है। अशोक ने बताया विश्व का, अशोक जो था वो विश्व का प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग किया था, शस्त्र का त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। अशोक विश्व का प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था, मतलब युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था, दिग्विजय की नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। और बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार किया था। और धम्म की परिभाषा राहुलोवाद से ली गई है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जो किया था वो विश्व स्तर पर किया था, बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर लेकर गया था। विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की ख्याति को लाने वाला कौन था? अशोक था। विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की पहचान दिलाने वाला कौन शासक था? अशोक था। और इसने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु प्रचारक भेजे थे। श्रीलंका में इसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया था इसने, इसके पुत्र पुत्री ने महेंद्र श्रीलंका और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और मध्य एशिया में भी इसने अपने बौद्ध प्रचारक को भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और इसने अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बात सुनिएगा, यहाँ राज्याभिषेक की बात हो रही। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद, इस 14वें वर्ष में इसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और इसका विवरण इसके अशोक के 5वें शिलालेख में लिखा गया है। 5वें शिलालेख में इसका विवरण है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका काम था धार्मिक कार्यों को करना और उस पर नजर रखना, और उस पर मतलब अपनी नजर बनाए रखना, धार्मिक कार्यों का रूपरेखा तैयार करना, ये सब काम धम्म महामात्र नामक अधिकारी का था। इसके बाद शासन के, देखो इसलिए कह रहा हूँ, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई, और उसका विवरण 5वें शिलालेख में। और शासन की बात हो रही, तो शासन की तिथि उसकी 273 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक की तिथि 269 ईसा पूर्व है, कंफ्यूज मत होना। शासन की तिथि 273 ईसा पूर्व है, राज्याभिषेक की तिथि 269 ईसा पूर्व। तो शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना, शासन के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की, और 12वें वर्ष निगाली सागर नाम की जगह पर इसने यात्रा की थी। और इसके बाद, और ये देखिए राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद 10वें वर्ष क्वेश्चन आएगा कि शासन के 10वें वर्ष बाद, मतलब 273 ईसा पूर्व उसकी शासन की तिथि, तो इसके 10वें वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक की तिथि 269 ईसा पूर्व, लेकिन राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद कहाँ गया था? 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी, लुम्बिनी ग्राम गया था। और जो कि वो बुद्ध की जन्मस्थली है, इसलिए इसमें लुम्बिनी ग्राम को इसने कर मुक्त घोषित किया था, और 1/8 भाग नामक 1/8 भाग ही कर राजस्व के रूप में वहां से लेने के लिए घोषणा कर दी थी कि 1/8 भाग राजस्व के रूप में वहां से कर लिया जाएगा। और इसका विवरण रुमिनदेई, नेपाल में तराई में स्थित रुमिनदेई अभिलेख में इसका विवरण भी उल्लेख है, इसका विवरण भी उल्लिखित किया गया है। इसके बाद अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की, जो धम्म की जो धम्म नीति अपनाया है, जो परिभाषा दी है, कहाँ से ली है? राहुलोवाद सुत से ली गई है। और उसकी जो व्याख्या है वो अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख बताया। स्तंभ लेख 7 है, 7 स्तंभ लेख है, तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या उसने की है अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। ये इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। इसमें अशोक ने अपने 12वें शिलालेख, 14 शिलालेख है, तो 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। सार वृद्धि मतलब हो गया कि अपने धर्म के साथ साथ जो लोगों को, दूसरों का भी धर्म है उसको भी सम्मान देना, तो अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि अपने दूसरों के धर्म का हम अनादर करें, उसका अपमान करें।
ये इस सार वृद्धि का मतलब हो गया अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरों के धर्म का भी सम्मान करें, उस पर भी प्रचार, उसका भी मतलब उसको भी सम्मान दे। तो ये सार वृद्धि हो गई, उस पर इसने जोर दिया है। मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद इसने दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया, उस पर उसको भी सम्मान दिया, उसको भी मतलब अपने उसमें अपना धर्म को पढ़ने पर उसने भी आगे उस पर जो भी हो सका अशोक ने किया है। इसके बाद अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, जिसमें से सांची का जो स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध स्तूप है। सांची का मध्य प्रदेश में स्थित सांची का जो स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध स्तूप है। और सांची के स्तूप को ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। सांची के स्तूप को चेतिया या चैत्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सांची के स्तूप को चेतिया या चैत्यगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका सारनाथ पर स्थित स्तंभ शीर्ष स्तंभ है उसको भी अशोक ने निर्माण कराया, वो अशोक की शक्ति का प्रतीक है। सारनाथ पर स्तंभ जो स्थित स्तंभ जो शीर्ष है, जो वो सिंह पर सिंह की मूर्ति है, चक्र की मूर्ति है, जो स्तंभ शीर्ष है वो अशोक की शक्ति का प्रतीक है। और जो चक्र है वो क्या कहते हैं, धर्म का प्रतीक है। चक्र जो है वो धर्म का प्रतीक है। और क्या कहते हैं, सांची का स्तूप बताया कि अशोक ने निर्माण कराया था इसमें। और जो यहाँ पे क्या है, रुमिनदेही जो ये नेपाल के तराई में स्थित जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ये रुमिनदेही जो ये है ये एक आपका स्तंभ लेख है। और अशोक के सभी स्तंभ लेख में सबसे छोटा स्तंभ लेख है आपका रुमिनदेही स्तंभ लेख। रुमिनदेही स्तंभ लेख है जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें उत्कीर्ण है बुद्ध के जीवन से कुछ जानकारी इसमें रुमिनदेही स्तंभ लेख में उत्कीर्ण है। और रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है वो अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें इसका विवरण भी आपका इसमें रुमिनदेही अभिलेख में इसका विवरण भी लिखित होता है कि जो लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया था, 1/8 भाग कर के रूप में राजस्व के रूप में लिया था, इसका विवरण आपको रुमिनदेही नामक स्तंभ लेख में मिलता है। और क्योंकि रुमिनदेही लुम्बिनी बुद्ध की जीवन से संबंधित था, जीवन तो इसलिए, और रुमिनदेही अभिलेख में बुद्ध के जीवन के भी प्रमाण को उसमें उत्कीर्ण कराया गया। तो ये थे आपके अशोक से संबंधित जानकारी। अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया उसके बारे में पूरी जानकारी थी ये आपकी। इसमें क्या कहते हैं, बहुत इसमें महत्वपूर्ण इसने काम किया है। और अशोक के जो क्या कहते हैं बौद्ध जो धर्म स्वीकार किया उसके बारे में प्रमाण आपका भाबरू शिलालेख, जयपुर में स्थित भाबरू शिलालेख है जो वो आपका अशोक का बौद्ध धर्म का होने का प्रमाण देता है कि बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया था और प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर ले जाने वाला एकमात्र शासक था सम्राट अशोक। इसने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर उसकी पहचान दिलाई थी।